कुछ दिनों की चुप्पी के बाद एक बार फिर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम सुर्खियों में है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का नेता चुने जाने के बाद पीएम मोदी ने उम्मीद जताई थी कि ईवीएम पर सवाल उठने अब बंद हो जाएंगे, कम से कम 2029 तक के लिए। लेकिन उनके इस बयान को 10 दिन भी नहीं बीते थे कि एक बार फिर ईवीएम को लेकर राजनीति गर्म है और इस राजनीति की जड़ में है अमेरिकी उद्योगपति एलॉन मस्क का एक ट्वीट। मस्क ने अमेरिका में ईवीएम का इस्तेमाल बंद करने की सलाह देते हुए आरोप लगाया कि ईवीएम को इंसान या एआई हैक कर सकता है। फिर क्या था? मस्क के ट्वीट का सहारा लेकर राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने ईवीएम पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। ईवीएम पर सवाल उठाने की एक और वजह है मुंबई नॉर्थ वेस्ट लोकसभा के नतीजे, जहां शिवसेना शिंदे गुट के रविंद्र वायकर सिर्फ 48 वोटों से चुनाव जीते। वायकर की इस जीत पर सवाल उठाए जा रहे हैं। काउंटिंग सेंटर के भीतर मोबाइल लेकर वायकर के रिश्तेदार के पहुंचने पर मुंबई पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज की है और इन्हीं बातों को आधार बनाकर राहुल गांधी ईवीएम की तुलना ब्लैक बॉक्स से कर रहे हैं। आज ईवीएम को लेकर इन्हीं सवालों पर बहस करेंगे, लेकिन उससे पहले जरा वार पलटवार सुनिए। जो लोकतांत्रिक देश है, डेवलप देश है, वो सभी लोगों ने अपने यहाँ से ईवीएम खत्म कर दिया। आखिर क्या कारण है कि जिन लोगों ने ईवीएम का इजाद किया उन्होंने भी अपने यहाँ बंद कर दिया उसका इस्तेमाल? तो कोई ना कोई वजह होगी, कोई ना कोई कारण होगा, तो उसकी खोज होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के लोगों ने, पैनल ने भी कह दिया है, सब लोगों ने कहा है कि ईवीएम में किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं हुई है, तो फिर वो कहते हैं सिर्फ अपना मनोरंजन के लिए। अगर ईवीएम में गड़बड़ी की बात होती तो आज उठना उनको सीट नहीं आता। जनता को जैसे भ्रम दे करके कि संविधान और आरक्षण खतरा में है। तो चुनाव हो गए, नतीजे भी सामने आ गए, सरकार भी बन गई और ऐसा लग रहा था कि शायद अब ईवीएम पर जो बवाल होता है, जो वार पलटवार होता है, वो थम जाएगा। लेकिन एक बार फिर से एलॉन मस्क के ट्वीट के बाद किस तरीके से इस पर सियासी संग्राम शुरू हो गया है वो आपने सुना। किस तरह की बयानबाजियां सामने आ रही हैं और इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ रहे हैं। शाजिया इल्मी, प्रवक्ता बीजेपी, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। अजय उपाध्याय, कांग्रेस के प्रवक्ता, हमारे साथ हैं। घनश्याम तिवारी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, भी हमारे साथ जुड़ेंगे। कृष्णा हेगड़े, प्रवक्ता है शिवसेना शिंदे गुट के, हमारे साथ वो जुड़ रहे हैं। और वरिष्ठ पत्रकार स्टूडियो में विनोद अग्निहोत्री जी मेरे साथ हैं, साथ ही विजय त्रिवेदी जी भी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबका बहुत स्वागत है आपका। लेकिन सबसे पहले शुरुआत, क्योंकि सवाल जिस तरह से राहुल गांधी के ट्वीट के बाद अब ज्यादा खड़ा हो गया है, क्योंकि उन्होंने ब्लैक बॉक्स से तुलना कर दी ईवीएम की, तो मैं चाहती हूं कि अजय उपाध्याय आप ही से शुरुआत करते हैं। अब तो आप लोग कह रहे हैं कि हमने कड़ी टक्कर दी, नतीजे भी सामने आ गए, सरकार भी बन गई, ये फिर से एक बार ईवीएम का रोना रोया जा रहा है और ब्लैक बॉक्स से तुलना करना ये कहां तक जायज है? सिरिन जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया है। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने जो ट्वीट किया है उसमें 3 तरह के मुद्दों को उन्होंने उठाया है। पहला मुद्दा है कि भारत में ईवीएम एक ब्लैक बॉक्स है और किसी को भी उसकी जांच करने की अनुमति नहीं है। ये सच है। चुनाव आयोग जो है ईवीएम पर जब भी प्रश्न आता है तो उसका जो है कहीं ना कहीं दाएं बाएं हाथ देखने लगता है और आज तक उसकी जांच की प्रक्रिया में वो न तो सहयोग करता है, न आप या कोई भी व्यक्ति सामूहिक तौर पर यदि चाहे कि ईवीएम को आप दें और उस पर जांच हो और रिसर्चर उस पर बैठ के उस पर कोई बात करे, नहीं करती। इसलिए वो ब्लैक बॉक्स की भूमिका में है। दूसरी बात, उन्होंने इसी ट्वीट में कहा है हमारी चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की जा रही है। वाकई चुनावी प्रक्रिया को आपने देखा, कोई भी लोकतंत्र कब जीवंत रहता है? जब उसके संस्थाएं जीवंत रहे और वो जवाबदेह बने। तीसरा ये भी प्रश्न उन्होंने किया है, संस्थाओं का हाल सबने देखा। चुनाव आयोग ने कैसे एक सप्ताह चुनाव घोषणा से पहले एक चुनाव आयोग जो है रिजाइन करता है और उसका रिजाइन स्वीकार करके अपने मनपसंद को वहां बैठा दिया जाता है 2 को। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में भी किस तरह से धांधली होती है। फिर उसके बाद चुनाव की पूरी प्रक्रिया को जब चुनाव चल रहा हो, जो परंपरागत जो सोच थी उसके तहत, उस चुनाव में भी लगातार कहीं ना कहीं जब विपक्ष के लोग कोई ना कोई प्रश्न कर रहे हो, जवाब देने के बजाय चुनाव आयोग लगातार नसीहत दे रहा हो। 118 प्रश्न हमने किए, एक का जवाब नहीं। चुनाव आयोग सिर्फ ज्ञान दे रहा था विपक्षियों पर। लोकतंत्र कब जीवित रहेगा? लोकतंत्र तभी जीवित रहेगा जब उसमें जवाबदेही आएगी। संस्थाओं का जीवंत रहना लोकतंत्र के जीवित होने के लिए जरूरी है। तंत्र पर यदि लोक हावी हो जाए तभी जाकर के जो है लोकतंत्र रहेगा।
लेकिन तंत्र हावी हो गया लोक पर तो लोकतंत्र नहीं है, फिर तो तानाशाही हो जाती है। सबने देखा है लोकशाही लोकलाज से चलती है। नतीजों पर क्या आप लोगों ने कहा लोकलाज कि है लोकतंत्र की जीत है और अब आप लोकतंत्र पर फिर सवाल उठा रहे हैं, संविधान पर फिर से सवाल उठा रहे हैं, तो ये समझ नहीं आता कि दो तरह की बातें फिर कैसे मानी जाए। मैं आऊंगी आपके पास, रुकिएगा। ठीक है, मैं आपके पास आती हूं, इस पर आगे भी हम चर्चा करेंगे, बाकी भी मेहमान है मेरे साथ, लेकिन उससे इसी बीच एक और बड़ी खबर भी बता देते हैं। पहले मुंबई नॉर्थ वेस्ट लोकसभा को लेकर उठ रहे सवालों पर चुनाव आयोग ने जवाब दिया है। चुनाव आयोग ने नतीजों को लेकर उठ रहे सवालों को गलत बताया। चुनाव आयोग ने कहा है कि ईवीएम के लिए किसी ओटीपी की जरूरत नहीं होती। चुनाव आयोग ने यह भी कहा कि जिस अखबार ने ईवीएम को लेकर खबर छापी है उसे मानहानि का नोटिस दिया गया। राहुल गांधी ने अखबार की खबर के आधार पर चुनाव प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाए थे और अब चुनाव आयोग की तरफ से इसे पूरी तरीके से गलत साबित कर दिया गया है। तो देखिए, इसीलिए राहुल गांधी एक तो ब्लैक बॉस मस्क के ट्वीट के आधार पर भी उन्होंने ईवीएम की तुलना इससे की, और ये महाराष्ट्र वाला जो ये मामला था इस पर भी उन्होंने ऐतराज जताते हुए प्रश्न खड़ा किया। और इसीलिए फिर से वही सवाल कि ईवीएम जिस पर लग रहा था कि अब सब कुछ ठीक ठाक है नतीजों के बाद, क्या फिर से वो संग्राम शुरू हो गया है? चलिए, अब मैं शाजिया अलमी, अगर आप मुझे सुन रही हैं तो आप इस पर जवाब ले लेती हूँ, क्योंकि कांग्रेस सीधे सीधे फिर से ईवीएम पर निशाना साध रही है, ये कहते हुए कि ये तो ब्लैक बॉक्स है, इसकी तो जांच की भी नहीं जा सकती। यहां देखिए, अगर आप देखेंगे कि वायनाड और रायबरेली में कैसे जीत हुई है तो वाकई में थोड़ा यकीन तो इंसान करेगा कि ये बहुत ही रहस्यमय है मामला और ये ब्लैक बॉक्स है। लेकिन दरअसल सब जानते हैं कि ईवीएम जो है स्टैंड अलोन मशीन होती है। इलेक्शन कमीशन ने 450 पेजों का एक एफिडेविट बाकायदा पेश किया है। सुप्रीम कोर्ट ने उसके बारे में डिटेल और तफसील से एक बार नहीं कई बार उस पर अपनी बात सामने रखी है। लेकिन वाकई में शायद राहुल गांधी जी को यकीन नहीं आ रहा है कि वो कैसे जीत सकते हैं, तो रहस्य तो है उनके लिए। तो देखिए, अगर उनको अपने आप पे यकीन नहीं है तो वो भारत की लोकतांत्रिक प्रणाली पर क्यों सवाल उठा रहे हैं? और दूसरी और सबसे बड़ी बात, जो रोना पीटना उनका जारी रहता है, जैसे पहले भी जर्मनी गए, यूके गए, अब एलॉन मस्क आके फिर भीख मांग रहे हैं और कह रहे हैं देखिए हमारे देश में ये हो रहा है। भाई, हम समझ सकते हैं कि आप अपना मजाक उड़ाना चाहते हैं, आप दुनिया को बताना चाहते हैं कि आपकी जीत असली जीत नहीं थी, लेकिन देश का मजाक क्यों उड़वा रहे हैं? लोकतंत्र की बात आप कर रहे हैं, लोकतंत्र को बचाने की बात आप कर रहे हैं, लोकतंत्र का मजाक करने का काम आप लगातार कर रहे हैं। हमारे इलेक्शन कमीशन का और हमारे सुप्रीम कोर्ट की जो बात सामने आई है और बार बार सामने आई है उसका मजाक उड़ा रहे हैं, उसकी आप अवमानना कर रहे हैं, देश को आप नीचा दिखा रहे हैं। हमेशा की तरह कटोरी लेकर जगह जगह जा रहे हैं और कह रहे हैं कि देखिए हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली। उसी लोकतांत्रिक प्रणाली का इस्तेमाल करके बाकायदा एमपी भी बन रहे हैं, दो जगह से एमपी बन रहे हैं और अपने जीत के बारे में कह रहे हैं क्या शानदार हमारी जीत हुई है। तो क्या कह रहे हैं कि उनकी जीत गलत थी? चलिए, बहुत से लोग सोचते हैं उनको देखकर, उनकी शख्सियत को और माशाल्लाह उनकी अकल को देखकर, नहीं माशाल्लाह उनकी अकल को देखकर कि वाकई में ब्लैक बॉक्स है। ठीक है, घनश्याम तिवारी जी इसका जवाब दीजिएगा, क्योंकि इस ट्वीट के बाद अखिलेश यादव ने भी इसका सपोर्ट करते हुए कहा है इसे कि टेक्नोलॉजी समस्याओं को दूर करने के लिए होती है और अगर इसमें दिक्कत है तो फिर इसका इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए। एक तरफ तो आप अपनी जीत को लेकर जश्न मना रहे हैं और आप कह रहे हैं कि लोकतंत्र की जीत है, वही जो शाजिया अलमी कह रही थी उसी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल है। तो फिर ये दोनों बातें कैसे मुमकिन है? मतलब इस तरफ भी आप कह रहे हैं कि ये भी ठीक है, दूसरी तरफ आप ईवीएम पर सवाल भी खड़े कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उसको हटा देना चाहिए अगर दिक्कत है तो। नमस्कार शिरीन जी, आपको, दर्शकों को और को पैनलिस्ट को। तीन बातें अहम हैं। पहले तो उत्तर प्रदेश में और देश भर में हमने देखा, जैसा आप महाराष्ट्र में देख रहे हैं, कि अनेक जगहों पर भारतीय जनता पार्टी ने चाहे मीडिया का हाईजैक करके, तंत्र का हाईजैक करके, पुलिस की गुंडागर्दी से या तो लोगों को वोट नहीं डालने दिया, या इलेक्टोरल रोल्स में गड़बड़ियां पाई गई, या फिर अनेक जगहों पर लोगों ने कंप्लेन की। अगर इस चुनाव में जितने कंप्लेन्स हुए हैं, आप देखिए कि उसमें से कितने प्रतिशत कंप्लेन अकेले भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हुए हैं। ऐसा क्यों है कि तमाम गड़बड़ियों में सिर्फ एक ही बेनिफिशियरी है, वो भारतीय जनता पार्टी है। चाहे वो जो मुंबई का के कॉन्स्टिट्यूएंसी का मामला है, कौन बेनिफिशियरी है? भारतीय जनता पार्टी है। चुनाव आयोग ने कह दिया है, भारतीय जनता पार्टी है। चुनाव आयोग ने उस पूरे मामले में ये कह दिया है कि गलत है, खबर को ही गलत बता दिया है। अभी क्लैरिफिकेशन आया। चुनाव आयोग तो
चुनाव आयोग ने जिस तरीके से चुनाव कराया है, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान गई है, ये चुनाव आयोग को बताना चाहिए किसकी सलाह से ऐसी तपती गर्मी में चुनाव कराया गया जिससे सैकड़ों लोगों की जान गई। क्या मोदी जी की सलाह से चुनाव कराया गया इस तरीके से? तो चुनाव आयोग स्वयं कटघरे में खड़ा है, उसको उस पर बाद में आते हैं, मुख्यतः ईवीएम पे आते हैं। मैं स्वयं सेमीकंडक्टर इंजीनियर रहा हूं। जिस तरीके से जब भी जिस तरीके से कोई नई बीमारी सामने आती है, तो या तो आप उसके लिए नया वैक्सीन तैयार करते हैं या अपने आप के लिए नया सुरक्षा कवच तैयार करते हैं। उसी तरीके से लगातार टेक्नोलॉजी में नए नए हैकर सामने आ रहे हैं, नए नए हैकिंग सामने आ रही है। नीट की परीक्षा में भी आप देख रहे हैं कि इस तरीके के उदाहरण आ रहे हैं कि बच्चों से कहा गया कि आप सेंटर में बैठे रहिए और पीछे से हैकिंग से आपको सारी मदद दी जाएगी। तो जिस तरीके से दुनिया भर में हैकर सामने आ रहे हैं, फाइनेंशियल फ्रॉड हो रहे हैं, सरकार के ऊपर पेगासस को लेकर आरोप लगाया गया, जब बड़ी बड़ी हार्डवेयर मशीन्स हाईजैक हो रही हैं, हैक हो रही हैं, तो ये खड़े होकर के कहना यहाँ शाजिया इल्मी जी या नरेंद्र मोदी जी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर नहीं है, ये खड़े होकर कहना कि हमारी मशीन फुल प्रूफ है, हमारी मशीन फुल प्रूफ है। ये सिर्फ बता जितनी बार भारतीय जनता पार्टी कहे कि हमारी मशीन 10 सेकंड ये देखिए, उतनी बार कटघरे में खड़ी होगी। जिस तरीके से जितनी बार नीट के एग्जाम में शिरीन जी तो कमाल हो गया। शिरीन जी अरे मुझे 10 सेकंड बोलने दीजिए, बहुत लंबा बोल रहे हैं, ठीक है रिपीट कर रहे हैं, ठीक है, एक बोलने दीजिए, 10 सेकंड सुन लेते हैं, सिर्फ 10 सेकंड। ठीक है बोलिए शाजिया जी। देखिए घनश्याम जी अपने को 10 सेकंड शिरीन जी बार बार क्या बोल रहे हैं, हैकअप हो रहे हैं, हैकिंग हो रही है। भाई साहब अपने को इंजीनियर कह रहे हैं और ये जानते नहीं है कि ना तो वो वाईफाई से कनेक्टेड है, ना इंटरनेट से, ना ब्लूटूथ से। वो एक चिप है जो डाला जाता है। इनको ये नहीं पता, मतलब मुझे तो यकीन नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हैं। इतनी बुनियादी टेक्नोलॉजी तो घर घर के बच्चे समझते हैं। वो जो स्टैंड अलोन प्रोग्रामेबल चिप होता है, जैसे कि फोन में होता है या क्लॉक्स में होता है, उसको कोई कैसे हैक कर सकता है? यू हैव टू बी कनेक्टेड टू इंटरनेट और वाईफाई और ब्लूटूथ। आपको इतना नहीं मालूम घनश्याम जी? क्यों अपना मजाक उड़वा रहे हैं? ठीक है, देश का तो कर ही रहे हैं, आप जिसमें जवाब देना चाह रहे हैं, लेकिन पहले एक एक कमेंट देश पर रहम कर दीजिए, नहीं तो अपने पर रहम कर दीजिए। क्या बात है? ठीक है, देखिए मैं आपको ठीक है, 10 सेकंड में घनश्याम नहीं कह रहा हूँ। मेरे पास घनश्याम आपने तो वाह, मैं अपने आप को इंजीनियर नहीं कह रहा हूं। मेरे पास मोदी जी जैसी ग्लोरीफाइड डिग्री नहीं है, रियल डिग्री है। उसी के आधार पर कह रहा हूं कि कोई ऐसी मशीन नहीं है। अगर वाकई हम चाहते हैं कि हमारे इलेक्शन की इंटेग्रिटी बनी रहे, जिस इंटेग्रिटी को आप लोगों ने तार करने की पूरी कोशिश की है, चाहे चुनाव व्यवस्था के माध्यम से, पुलिस के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, इलेक्टोरल रोल के माध्यम से, आप लोगों ने तो बेईमानी की कोई कसर छोड़ी नहीं है। फिर भी जनता आपके खिलाफ खड़ी है। हम कह रहे हैं इंटेग्रिटी बनी रहनी चाहिए। ठीक है घनश्याम जी, शाजिया जी मैं आपके पास आती हूँ मैं आप दोनों के पास। एक इस वक्त संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का एक बयान, उसे सुन लेते हैं। देखिए उन्होंने ईवीएम को लेकर उठ रहे सवालों पर पलटवार किया है और मंत्री बनने के बाद पहली बार भोपाल पहुंचे सिंधिया ने कहा कि चित भी मेरी पट भी मेरी, ये नीति नहीं चलने वाली। आप जीते तो ईवीएम हीरो, आप हारे तो ईवीएम जीरो। जनता कांग्रेस की नीति जान चुकी है, इसीलिए देश ने तीसरी बार पूर्ण बहुमत के साथ मोदी जी की सरकार बनाई है। अरे चट भी मेरी पट भी मेरी नहीं चलने वाली। आप जीते तो ईवीएम हीरो और आप हारे तो ईवीएम जीरो। ये नीति कांग्रेस की जान चुकी है और इसलिए देश की जनता ने तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बनाई है। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को आपने सुना और कह रहे हैं कि ये नहीं हो सकता कि चित भी मेरी और पट भी मेरी। आप जीते तो ईवीएम को हीरो बना दीजिए और अगर हारते हैं तो फिर वो जीरो हो जाती है। और सवाल इसी को लेकर है। चलिए कृष्णा हेगड़े जी भी हमारे साथ हैं, एक कमेंट आपका भी इस पर, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि अब चुनाव तो खत्म हो गए लेकिन ईवीएम पर सवाल खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि वो फिर से जाग गया। ये कांग्रेस का मजाक है मुझे लगता है, क्योंकि इनको ट्वीट पे भरोसा है लेकिन सम्मान्य सुप्रीम कोर्ट पर, हाई कोर्ट पर, इलेक्शन कमीशन पर, ईवीएम पर इनको भरोसा नहीं है। जब ये तेलंगाना में और कर्नाटक में जीतते हैं तो ईवीएम सही रहता है और जब ये इलेक्शन हारते हैं तो इनको ईवीएम खराब लगता है। अभी इन्होंने कहा कि डेमोन्स्ट्रेशन के लिए नहीं बुलाया, तो सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली के असेंबली में दिखाया था ना, तो इलेक्शन कमीशन ने बुलाया था उसको कि भाई ईवीएम पे डेमोन्स्ट्रेशन दिखाओ। कांग्रेस के नेताओं को भी बुलाया था, उन लोग गए नहीं थे क्योंकि उनके पास कोई ठोस सबूत ही नहीं था, खाली इनकी क्या है शिकायत करने की बात है।
दूसरी बात है, ये जो नॉर्थ वेस्ट मुंबई का जो सीट है, वहां पर जो फोन था वो अधिकारी का फोन था। वो कोई उनके रिश्तेदार फोन लेके अंदर नहीं गए। उन्होंने कहा कि भाई मुझे आपका फोन वापरने दो, मुझे ड्राइवर को बुलाना है। और इसका बात का बतंगड़ बना दिया राहुल गांधी ने। शायद उनको पता भी नहीं हुआ कि काउंटिंग सेंटर में क्या हुआ है। और इलेक्शन कमीशन ने तो स्पष्टीकरण दिया है कि ये स्टैंड अलोन मशीन है, इसको हैक नहीं कर सकते। और ब्लैक बॉक्स के बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि ब्लैक बॉक्स वो होता है जब दुर्घटना घटती है हवाई जहाज में, तब उसकी छानबीन होती है। कांग्रेस वो भी तो उसे उसी से जोड़ रहे हैं ना। रविंद्र वाइकर के फिर रिश्तेदारों के खिलाफ क्यों एफआईआर दर्ज हुई? अगर सब कुछ इतना ही सही है तो फिर ये मामला दर्ज ही क्यों हुआ? और कई लोगों ने इसकी शिकायत की थी। अगर किसी ने कंप्लेन किया तो एफआईआर दर्ज हुआ, छानबीन होगा, फोन फोरेंसिक में भेजा है। इलेक्शन कमीशन ने खुद कहा है कि स्टैंड अलोन है, इसमें ओटीपी लगता नहीं है। और उसके जो रविंद्र वाइकर के जो रिश्तेदार है वो उनके इलेक्शन एजेंट भी नहीं थे, वो तो एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के इलेक्शन एजेंट थे। तो रविंद्र वाइकर का कनेक्शन ही क्या है इस पे? और रविंद्र वाइकर जो जीते हैं वो अगर कनेक्शन ना होता तो क्यों रिश्तेदारों से फिर पूछताछ और वहां तक उन तक मामला पहुंचता? सवाल ये है ना यहाँ पर। राहुल गांधी का कांग्रेस का हवाई जहाज फिर से क्रैश लैंडिंग हो गया है। इसके लिए उनको ब्लैक बॉक्स की याद आ रही है, दूसरा कुछ नहीं है। मैं राहुल गांधी जी से नहीं, मैं आपसे सवाल कर रही हूं और वाइकर से जुड़ा हुआ मेरा ये सवाल था जिस पर आप शायद जवाब देना नहीं चाह रहे हैं। ठीक है, चलिए मैं अपने वरिष्ठ पत्रकारों से भी एक कमेंट ले लूं। और पहले आपका रुख करते हैं विजय त्रिवेदी जी। मतलब ये ईवीएम पर फिर से सवाल, ऐसा लग रहा है कि चुनाव आता है जाता है लेकिन ईवीएम पर सवाल जिंदा रहता है। फिर से वही, अब तो ब्लैक बॉक्स तक से तुलना कर दी राहुल गांधी ने। देखिए शिरीन जी, ईवीएम को लेकर चुनावों के दौरान भी काफ़ी चर्चा होती रही और इलेक्शन कमीशन ने अपनी सफाई भी दी, अपनी जो स्थिति थी वो भी बताई और सुप्रीम कोर्ट तक में भी उस बात को लेकर गए। अभी आप एक बयान चला रहे हैं राहुल गांधी जी का कि यदि ईवीएम मैनेज हो जाएगा तो बीजेपी को 400 सीट मिल जाएगी, उससे के बिना नहीं मिलेगी। तो बीजेपी को 400 सीट नहीं मिली, इसका मतलब ईवीएम मैनेज नहीं होती होगी। अयोध्या जैसी सीट भारतीय जनता पार्टी हार सकती है, इसका मतलब ईवीएम मैनेज नहीं हो सकती। वाराणसी में प्रधानमंत्री का जो वोट विनिंग मार्जिन है वो कम हो जाता है, इसका मतलब भी ईवीएम मैनेज नहीं हो सकती। क्योंकि ये सब संभावनाओं पे तो काम करती है यदि भारतीय जनता पार्टी या चुनाव आयोग काम करता। या आज सबसे मजबूत विपक्ष 40 साल में यहाँ पर आया है, जिसके पास सबसे ज्यादा सीट आई है। कांग्रेस की सीटें तो डबल हो गई है, तो उनको तो ज़्यादा भरोसा करना चाहिए और उन्होंने तो अभी तेलंगाना में जीता है। लेकिन इसके अलावा मैं ये बात करता हूँ कि यदि हमारा पूरा चुनाव, हमारा लोकतंत्र जो है विश्वास पर टिका हुआ है, यदि उस विश्वास पर बार बार सवाल हो रहा है तो मैं कह रहा हूँ अब चुनाव खत्म हो गए। विपक्ष को, पक्ष को, सबको मिलकर संसद के सत्र से ही पूरे चुनाव सुधारों पर चर्चा करनी चाहिए, केवल ईवीएम ही नहीं। क्योंकि इस दौरान चुनाव आयोग पर भी बहुत सारे सवाल खड़े हुए, चुनाव की व्यवस्थाओं पर भी बहुत सारे सवाल खड़े हुए, जो हमारा जो मॉडल रोल ऑफ कंडक्ट होता है उस पर भी बहुत सारे सवाल हुए। तो इन सब बातों को लेकर मुझे लगता है कि अब वो वक्त आ गया। बहुत लंबे समय से कोई इलेक्टोरल रिफॉर्म्स नहीं हुए और ज़्यादातर पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात तो करती है, लेकिन जब बात उस पर एग्जीक्यूशन पर आती है तो वो नहीं चाहती हैं। तो मुझे लगता है अब इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पर भी चर्चा हो, ईवीएम पर भी चर्चा हो। और ऐसा क्या, ये राहुल गांधी भी इसी देश के हैं ना। यदि ईवीएम खराब हो रही है और बदलनी है तो उसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है ना, इसको पैसे से भी मैंने जोड़ के देखता। तो मैं समझता हूँ कि पक्ष विपक्ष सबको बैठकर पूरे हमारे इलेक्टोरल सिस्टम, क्योंकि वो हमारे लोकतंत्र की जान है, यदि उस पर, मैं एलन मस्क पे नहीं जा रहा, लेकिन जो सवाल खड़े हो रहे हैं, और ऐसा कुछ भी नहीं है दुनिया में कि जिसको आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते, ये 100% की गारंटी तो कोई भी नहीं दे सकता है। अगर ऐसा है भी तो इलेक्शन कमीशन के साथ साथ सारे हमारे राजनीतिक दलों को बैठना चाहिए। और अब एक लंबा टाइम है, अभी इलेक्शन कोई पास में नहीं है, तो पूरे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पर, इलेक्शन सिस्टम पर, इवन इलेक्शन कमीशन पर भी मुझे लगता है उसके गठन को लेकर जो भी बातचीत हो रही थी उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। ठीक है सर। विनोद अग्निहोत्री जी, आपका इस पर क्या टेक है? क्योंकि जो अभी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा वो गलत भी तो नहीं है ना कि ईवीएम अगर सही होती है आप चुनाव जीत जाते हैं, और अगर आप हार जाते हैं तो फिर आप कहते हैं कि ईवीएम जीरो, उस पर सवाल खड़े कर देते हैं आप। देखिए, सिंधिया जी की बात पर टिप्पणी इसलिए नहीं करूंगा कि सिंधिया जी जब इस पाले में थे तब वो भी ईवीएम की बात करते थे। उस समय जब कांग्रेस करते थे तो वो भी उसमें शामिल होते थे। आज वो उस पाले में है तो वो बात कर रहे हैं। मुझे लगता है जो विजय भाई ने कहा है बिल्कुल सही बात कही है। जिस तरह से चुनाव के नतीजे आए हैं और जिस दिन नतीजे आए थे उस दिन इसी चैनल पर बैठ कर मैंने कहा था
और जब नतीजे आ रहे थे और जब विपक्ष की बढ़त, कई बार तो ऐसा लगा जैसे विपक्ष आगे बढ़ जाएगा, इंडिया का गठबंधन जीत जाएगा, ऐसे भी ट्रेंड्स आए थे। और बाद में भी फाइनल नतीजे सेटल हुए तो भी मैंने ही कहा था, मैंने कहा था अब लगता है इस देश में ईवीएम की बहस खत्म हो जाएगी और ईवीएम को लेकर के जो मुद्दे उठते हैं वो खत्म हो जाएंगे। लेकिन फिर सवाल उठ गया और सवाल इस बार भारत के बाहर से शुरू हुआ है। राहुल गांधी और अखिलेश यादव बाद में बात कर रहे हैं, पहले उन एलन मस्क ने सवाल उठाया है जिनके लिए भारत में पलक पावड़े बिछाए जा रहे हैं। अभी एलन मस्क चुनाव से पहले आने वाले थे तो उनकी प्रधानमंत्री जी के साथ बैठक बहुत जोर शोर के साथ तैयारी हो रही थी, फिर उन्होंने अपनी यात्रा टाल दी, फिर शायद आने वाले हैं तो उनके साथ बड़े इन्वेस्टमेंट को लेकर चर्चा होगी, बहुत पलक पावड़े बिछाए जाएंगे। तो एलन मस्क कोई छोटे मोटे सड़क छाप व्यक्ति नहीं है कि किसी ने बोल दिया, तो उन्होंने तब ये बहस शुरू हुई है। इसलिए मुझे लगता है जो विजय भाई कह रहे हैं ये गंभीर मुद्दा है और सबसे पहले देश में ये बहस भारतीय जनता पार्टी ने ही शुरू की। हालांकि वो अमेरिका के संदर्भ में उन्होंने कहा नहीं, मशीन ईवीएम के बारे में कहा, किसी संदर्भ का, भारत का नाम नहीं लिया उन्होंने। मैं कह रहा हूं कि सबसे पहले इस बहस की शुरुआत 2009 में भारतीय जनता पार्टी ने की थी, अडवाणी जी ने, जीवीएल नरसिम्हा राव ने, और उसके बाद जो है ये बहस बाद में कांग्रेस पार्टी विपक्ष से शुरू कर दी। जो विजय भाई ने एग्जाम्पल दिए उनको देखते हुए मुझे भी लगता है कि कोई छेड़छाड़ संभव नहीं है। संभव अगर होती तो निश्चित रूप से मोदी जी का फैसला 4.5 लाख का जो है वो 1.5 लाख पर नहीं आ पाता, वो हो जाता काम, या अमेठी की सीट जो है स्मृति ईरानी जीत जाती, या राहुल गांधी की लीड कम हो जाती, या राहुल गांधी फिर से हार जाते रहे। ये सारे बात जायज सही। अयोध्या की सीट तो, या अयोध्या से लेकर चित्रकूट तक की सारी सीटें बीजेपी हारी है। निश्चित रूप से ये इस बात का प्रमाण है कि ईवीएम में बहुत ज्यादा छेड़छाड़ की, हैकिंग की गुंजाइश नहीं है। होती तो ये सब हो सकता था, लेकिन इसके बावजूद अगर ईवीएम को लेकर सवाल उठते हैं, अगर चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर सवाल उठते हैं, जैसे एक खोजी पत्रकार हैं पूनम अग्रवाल जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड का खोज, उनकी एक रिपोर्ट आई है कि 140 लोकसभा सीटों पर जो वोट गिने गए हैं और जो वोट पड़े हैं उनमें अंतर है। तो अब इन सब चीजों की अगर वो क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है जिसने चुनाव आयोग की साइट को लेकर कोट किया है, तो इन सब की जांच क्यों नहीं होनी चाहिए भाई? पारदर्शिता होनी चाहिए। सवाल खाली ईवीएम का नहीं है, पूरी चुनाव प्रणाली का है, पूरी चुनाव प्रक्रिया का है। और मुझे लगता है अब चूंकि जब नई संसद बन गई है, पक्ष विपक्ष दोनों खड़े हैं, एक कमेटी बना दीजिए एक्सपर्ट्स की, संसद की कमेटी बन जाए, उसमें सत्ता पक्ष के लोग भी, विपक्ष के हों, कुछ आईटी एक्सपर्ट्स भी हों, और बना करके इस मामले को दूध का दूध पानी का पानी हमेशा के लिए कर दें, नंबर एक। और दूसरा, चुनाव सुधार के मामले में इलेक्शन कमीशन की कार्यप्रणाली को लेकर, उनकी नियुक्तियों को लेकर, उनकी में पारदर्शिता कैसे ज्यादा ज्यादा लाई जाए, इस पर पार्लियामेंट एक संज्ञान लेके इस काम को करे, और ताकि भारतीय लोकतंत्र जो इतना जीवंत है, जिसकी इतनी खूबसूरती है, उसको और ज्यादा बेहतर बनाया जाए। इसमें दिलचस्पी राहुल गांधी की भी होनी चाहिए, इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी होनी चाहिए, अखिलेश यादव जी की भी होनी चाहिए, सबकी होनी चाहिए, और होगी। मैं इस पर जवाब लेती हूँ। और शाजिया जी देखिए, हमारे दोनों वरिष्ठ पत्रकारों ने लगभग एक ही बात कही है, क्योंकि चलिए ठीक है, मान लिया कि ये सारे आरोप जो गलत हैं पूरी तरीके से और नहीं हो सकती छेड़छाड़, लेकिन अगर विपक्ष सवाल, मेरा सवाल तो सुन लीजिए, विपक्ष अगर सवाल उठा रहा है तो क्या उसका एक समाधान नहीं निकाला जा सकता? शिरीन जी, आपके दोनों पत्रकारों ने बहुत अलग अलग बातें कही हैं। अगर आप गौर से सुन रही होती तो आप समझ जाती। नहीं, मैं सुन रही हूँ और मैंने तभी ये बात बोली। विजय जी ने भी वही बात बोली कि कम से कम इसे लेकर एक टेबल पर बैठकर आप लोग बात कर सकते हैं, जो नहीं होती है कभी भी। मैं अपनी बात को दोहरा दूं तो विनोद अग्निहोत्री जी से मैं कहना चाहूंगी, विनोद जी, आपके लिए एलॉन मस्क बहुत बड़े टेक बिलियनर अमेरिका के होंगे और पता नहीं किस संदर्भ में वो बात को कह रहे हैं, लेकिन मुझे अपने ईसी पर, इलेक्शन कमीशन पर, अपने सुप्रीम कोर्ट पर और ECIL और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड पर पूरा यकीन है। ये जो बने हैं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, मिनिस्ट्री ऑफ एटॉमिक एनर्जी के सुपरविजन में बनाए गए हैं, मुझे पूरी तरह से यकीन है। कोई चिन्ह नहीं लगा रहा है, और अगर चिन्ह लगाना चाह रहे हैं आप तो राहुल गांधी को फौरन इस्तीफा देना चाहिए और कहना चाहिए कि इसीलिए ब्लैक बॉक्स के जरिए मैं जीता हूँ। सबसे पहले करके दिखाइए। बहुत आक्षेप लगाते हैं ना आपको लगता है सब गड़बड़ हो रहा है, तो क्यों नहीं राहुल गांधी इस्तीफा देते हैं? शुरुआत कीजिए। जब सब गड़बड़ है, इतनी जगह गड़बड़ हो रही है, तो इस्तीफा दे। कौन रोक रहा है राहुल गांधी को? सारी सीटों से इस्तीफा दे। अगर सब गड़बड़ झाला है और ये सब कंप्लेंट्स आ रही हैं, वो हिम्मत होती नहीं है। जो अच्छा लग रहा है वो तो आप ले लेंगे, जश्न मनाएंगे, दुनिया भर बात करेंगे कि सच की जीत हो गई, ध्रुव राठी को कोट करेंगे जो कुछ बेचारे के पास फैक्ट नहीं है। और जहां जहां आप हारते हैं और शिकस्त होती है, और जहां आपको मौका मिलता है, जर्मनी से कोई ओपनिंग मिल गई, यूके से ओपनिंग मिल गई, जरा सा सुन लिया आपने एलॉन मस्क को, आप एक्साइटेड हो जाते हैं, नाचने कूदने लगते हैं। अपना मजाक क्यों उड़वा रहे हैं भाई? राहुल गांधी क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं जीत हुई उनकी, तो ये बड़ा आसान है।
अब मुझे लगता नहीं इसको बर्दाश्त करना चाहिए। एक बार और जो पत्रकार भी जानबूझ के कर रहे हैं ना ये हरकतें, हम जानते हैं वो क्यों कर रहे हैं। तो या तो मान लीजिए कि सही है, या मान लीजिए नहीं सही है। और अगर मानते हैं नहीं सही है और इतने ज्यादा सवाल निशान है, क्या आप जानते नहीं है कि ऑल पार्टी मीटिंग हो चुकी है? क्या आप जानते नहीं इस बात को 6 बार उठाया जा चुका है? क्या आप इस बात को जानते नहीं कि बाकायदा इसको लेकर इलेक्शन कमीशन ने एक पार्टी को बुलाया है? तो क्यों पार्लियामेंट संज्ञान ले? जब इलेक्शन कमीशन बार बार एफिडेविट दे चुका है सुप्रीम कोर्ट में, तो ये आइडिया आपका बड़ा अनोखा और खास प्रोफाउंड आइडिया आपको कैसे आ गया कि पार्लियामेंट संज्ञान ले अगर सवाल ये निशान उठाया जा रहा है? भाई इससे तो बेहतर ये उनका सुझाव है शाज़िया, उनका सुझाव है, वो कुछ कहना भी चाह रहे हैं। एक लाइन सुन लेते हैं, फिर अजय जी इसका जवाब दीजिएगा। मेरा भी सुझाव है, सुन लेते हैं। मेरा भी सुझाव है कि मेरा भी सुझाव है। अरे जैसे उनका सुझाव मेरा सुझाव है। सुन लिया आपका सुझाव भाई, आप सुझाव होगा। सुन लिया आपका सुझाव, आपका सुझाव। वो देखिए राहुल गांधी के बारे में आप सुनाइए जाकर, आप सुनाइए जाकर। शाजिया जी आप सुनाइए जाकर। शाजिया जी सुन लीजिए, रिपीट मत करिए बार बार, सुन लीजिए। देखिए सुन रहे हैं, हमने सुना, पूरा सुना, बहुत एक एक चीज सुनी मैंने। आप सुन लीजिए, क्षमा करें मुझे, आप पार्टी प्रवक्ता हैं, पार्टी का पक्ष रख रही हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आपकी बात का जवाब जो राहुल गांधी से संबंधित है अजय उपाध्याय देंगे, वो सक्षम है। पार्टी का पक्ष नहीं, मैं देश का पक्ष रख रही हूँ। नहीं, देश फिर गलत बोले आप फिर गलत बोले। देश आप अकेले नहीं है ना, देश का पक्ष रख रही हूँ, देश आप अकेले नहीं रख रही हूँ। सुन लीजिए आप, मैं अपने देश का रख रही हूँ। अब आप बोलने देंगी, कमीशन का रख रही हूँ, आप बोलने देंगे नहीं बोलेंगे, सुप्रीम कोर्ट का रख रही हूँ, फिर गलत बोले आप बोलने गलत नहीं बोले, आप बोलने दीजिए। सुप्रीम कोर्ट का रख रही हूँ, मैं सुप्रीम कोर्ट का रख रही हूँ। नहीं अच्छा ठीक है शाज़िया जी, सुन लीजिए ना, आपकी बात सुनी, आपका सुझाव सुन लिया उन्होंने। आप जरा उनको भी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनको भी तो बदलिए, उनका सुझाव भी तो सुन लीजिए। सुप्रीम कोर्ट का रख रही हूँ। अच्छा बहस की मर्यादा रखिए, बहस की मर्यादा रखिए, बात सुनिए मेरी। शाज़िया जी, आप भी मैं भी बोल सकता हूँ, लेकिन मुझे आपसे रोकना नहीं है। कैसे आप मेरी बात सुनिए, आप बोल चुकी हैं, अब मेरी बात सुप्रीम कोर्ट का मानना ना कीजिए, मैं सुप्रीम कोर्ट का। शाज़िया जी आपको क्या हो गया है? अच्छा ठीक है, ऐसे बहस नहीं होती, आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं। ये कोई तरीका थोड़ी है, इस डिबेट का डेकोरम बना कर रखिए प्लीज। शाज़िया जी ये कोई तरीका सुन लेते हैं। आप सुप्रीम कोर्ट का तरीका तो ये भी नहीं है ना, तरीका ये भी नहीं है कि आप बिना रुके बोलती रहें। एक मिनट, एक मिनट शाज़िया जी, तरीका ये भी नहीं है जो आप कर रही हैं। अब आप सुनिए तो सही, आपने आरोप लगा दिया तो आप सुन लीजिए ना, उनका भी जवाब सुनिए। वो भी आपको शांति से सुन रहे थे, आप भी पत्रकार रह चुकी हैं, आपको मालूम है डिबेट इस तरह से नहीं होती। अच्छा ठीक है, चलिए आप सुन लेते हैं। मैं वही कह रही हूँ, इन्होंने अभी भी कहा। आप सुन लीजिए शाज़िया जी प्लीज, रिक्वेस्ट है आपसे सुनिए। कह दीजिए मैं बीजेपी की नहीं हूँ। आप किस हैसियत से यहाँ पर हैं? आप प्रवक्ता की हैसियत से हैं यहाँ पर। देश का मतलब खाली आप ही नहीं है, देश में हम सब हैं। देश में एक व्यक्ति अकेला भी है, वो भी देश है। देश का मतलब ये नहीं है। आप भी कह दिए मैं कांग्रेस का नहीं हूँ। मैं कहाँ कांग्रेस का हूँ? मैं तो नहीं हूँ कांग्रेस का। आप ही कह दिए ना मैं बीजेपी का हूँ ना कांग्रेस का हूँ। कांग्रेस के अजय उपाध्याय बैठे हुए हैं और समाजवादी पार्टी के घनश्याम तिवारी बैठे हुए हैं। बोलिए। नहीं, आप ये कैसे कह रही हैं कि मैं कांग्रेस का हूँ? आप साबित करिए मैं कांग्रेस का हूँ। ये कोई तरीका है क्या? आप मेरी बात सुनिए। मैंने ना सुप्रीम कोर्ट की ना मैंने मुझे आप सुनिए तो सही, आपको सुनने का मानता होना तो सुनिए ना। आपका सुनने का ही मानता नहीं है, समस्या तो ये हो गई ना। आप सुनिए, आप एक मिनट चुप नहीं सकती, 10 सेकंड शांत रहिए ना, मुझे बोलने तो दीजिए। मैं क्या लगातार बोल रहा हूँ? मैं बोल रहा हूँ, आप जो है उसमें ये कोई तरीका नहीं है। आप भी पत्रकार रही हैं, मैं भी पत्रकारिता कर रहा हूं। देखिए, मैंने सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन पर या किसी संस्था पर कोई सवाल नहीं उठाया। मैंने ये कहा है कि देश की पारदर्शिता के लिए अगर इस तरह की जरूरत हो, सब मिलकर के इसका एक समाधान कर लें। इसमें क्या दिक्कत है? नहीं करते ना करें, ये मेरा सुझाव है। मैं कोई जबरदस्ती दबाव थोड़ी डाल सकता हूं किसी के ऊपर, और यही विजय त्रिवेदी ने सुझाव दिया है। तो इसमें कोई अब मैं सुप्रीम कोर्ट का अपमान कर रहा हूं, मैं इलेक्शन कमीशन का मान रहा हूं, ये कोई आप कहां से निकाल लिया? ठीक है, आप थोड़ा आगे बढ़ाते हैं इस डिबेट को। शाज़िया जी बस जवाब दिया था भाई साहब, इस चर्चा को आगे भी बढ़ाना है, इस आरोप प्रत्यारोप से आगे भी बढ़ाना है। देखिए, राजनीति में ईवीएम फिर से जिंदा, क्योंकि ईवीएम को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हो रहे हैं। विपक्ष एक बार फिर से ईवीएम पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा है, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। और अब एक बार फिर मेहमानों का रुख करते हुए अजय उपाध्याय जी आपके पास आते हुए, क्योंकि ब्रेक से पहले शाज़िया में ये कह रही थी कि भाई इतनी ही अगर इस प्रक्रिया से दिक्कत है तो इसी प्रक्रिया से होकर गुजरे हैं राहुल गांधी भी, और साथ ही बाकी जो आपके साथी हैं, जो सहयोगी दल हैं और आपकी पार्टी के जो तमाम सांसद जीत कर आए हैं, तो फिर तो प्रश्न उन पर भी उठता है। और वो यहां तक कह रही है कि शुरुआत आप कर दीजिए। देखिए, ये कुतर्क है। वाकई जिसको तर्क नहीं आ रहा है वो कुतर्क दे रहा है। इसका मतलब अमेरिका में, जापान में, जर्मनी में, ब्रिटेन में, इटली में जहां जहां ईवीएम अपनाया और ईवीएम को छोड़ दिया, वो सभी लोगों को अब छोड़ देना चाहिए लोकतंत्र को।
अरे भाई, लोकतंत्र को पारदर्शी बनाने के लिए तो सबको समझना चाहिए इस बात को, सभी दलों को एक साथ आना है। लेकिन भाजपा ईवीएम का प्रवक्ता या चुनाव आयोग का प्रवक्ता कैसे बन जाती है? अडानी पर प्रश्न किया जाएगा तो अडानी का प्रवक्ता भाजपा के लोग आके बैठ जाते हैं। जब बात आती है शक्ल और अक्ल की, अरे भाई अक्ल और शक्ल तो सब जानते हैं। गोबर गैस से कैसे चाय बनाने वाला थ्योरी देने वाले का अक्ल बहुत बड़ा है, और बाकी लोग जो ईमानदारी से प्रश्न कर रहे हैं, विपक्ष की जवाबदेही है कि सरकार को जवाबदेह बनाए लोकतंत्र में, तो उस पर जो है कुतर्क देने की बात है। रडार थ्योरी किसने नहीं देखा इंटायर पॉलिटिकल साइंस के विद्वान से सुनते हुए? तो कौन कितना अक्ल वाला है इसकी जरूरत नहीं है, जो साजिया जी कह रही थी। अब बात आती है तथ्यों पर, बात तो हो, लोकतांत्रिक मूल्य मर्यादा की बात होनी चाहिए, प्रक्रिया सही होनी चाहिए, परंपरा पर लोकतंत्र चलता है, उस परंपरा का ख्याल रखना चाहिए सबको। और यदि लोकलाज नहीं है तो लोकतंत्र को वो लोग क्या मानेंगे जिनमें लोकलाज ही नहीं है? जब बात की जा रही है कि एक जनतांत्रिक प्रक्रिया है, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बैठा करके एक्सपर्ट बुलाकर, अब कांग्रेस पार्टी और भाजपा के लोग एक्सपर्ट ईवीएम के नहीं है। ईवीएम का एक्सपर्ट जो है, चाहे साइंटिस्ट है, हैकर्स जो हैक कर सकता है, आप दीजिए ना, उससे बात कीजिए और उसको पारदर्शी बनाइए, और मजबूत होगा लोकतंत्र हमारा। और इस पर प्रश्न जो लग रहे हैं, यदि सही है तो नहीं लगेगा। और बड़े बड़े देशों ने यदि इसको छोड़ा है तो कहीं ना कहीं कारण थी। पहली बात, 10 सेकंड दीजिए। दूसरी बात, हमारे ये जो शिवसेना के कटप्पा के जो प्रवक्ता महोदय हैं, अरे भाई बिना कारण का ही वहां पे पुलिस गई है। आपके कैंडिडेट का संबंधी वहां मोबाइल लेकर गया। अरे सुनिए भाई, अरे सुनिए, पूरा देश जानता है कितना बड़ा वफादारी किया आपने, पूरा देश देखा, और जनता ने भी आपको वफादारी दिखा दिया है। जो हाल हुआ है, आपके कैंडिडेट का एक संबंधी मोबाइल लेकर कैसे चला गया अंदर, ये जवाबदेही की बात की जा रही है। तो अब वो प्रश्न ही गलत हो गया। अब इनको मीडिया जो कर रही है वही गलत, और चुनाव आयोग उस पर प्रश्न कर रहा है। पूरा देश जानता है बड़ा बड़ा घोटालेबाजों को तो आप अपने साथ रखे हुए हैं। मोदी जी के मशीन में जाके भूल जा रहे हैं, और ईवीएम पर भी खेल, और वहाँ पूरा शहर देख रहा है आपको। फिर वही सवाल ना अजय जी, सुप्रीम कोर्ट भी क्लीन चिट दे चुकी है, और आप लोग जीतते हैं तो उसका जश्न मनाते हैं ये कहते हुए कि ये जनादेश है। तो फिर उसी ईवीएम के माध्यम से तो जनादेश आपको मिला ना, ये सवाल मेरा ये था। ठीक है, मैं कृष्णा हेगड़े जी इसमें कुछ कहना चाह रहे, क्योंकि आपने उन पर सवाल उठा दिया। सुन लेते हैं, फिर शाजिया अलवी भी इस पर जवाब देंगी। सुरीन जी 10 सेकंड आ रही हूँ ना अजय जी, 1 मिनट, बाकियों को भी बोलने सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम पर प्रश्न नहीं रोका है। जो एक एप्लीकेशन एडीआर ने दिया है उस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दिया। वही मैं भी कह रही हूँ, ईवीएम का प्रश्न है और वो लोगों के जहन में, ठीक है कृष्णा हेगड़े जी। अच्छा ठीक है अजय जी, कृष्णा हेगड़े। अरे हो गया, अभी घोटाला पार्टी को जवाब देता हूँ। अरे 1982 में ये घोटाला पार्टी ने नहीं 1982, अरे हो गया। अरे भाई जिसका अरे घोटाला पार्टी आपको समय दिया मैंने, आप कृष्णा हेगड़े जी को एक बार सुनिए तो सही, ऊपर सवाल उठा रहे हैं तो 1982 में क्यों अरेस्ट हुआ? आप बोलने तो दीजिए, आप बोलने तो दीजिए। अरेस्ट हुआ है 82, छोड़िए। हाँ ठीक है ना, वही उसी का जवाब ले रहे हैं। ठीक है, अरे भाई तो ये 82 में जा रहे हैं ना, अरे बस कीजिए यार, अभी बहुत हो गया। कृष्णा हेगड़े जी आप भी जरा आप मुद्दे पर रहिए और उसी का जवाब दीजिए, क्योंकि प्रश्न तो उठ रहा है, क्योंकि मामला भी इसमें दर्ज हुआ है, तो जवाब तो आपको देना पड़ेगा ना इस पे। मुद्दों पर आया 1982 में ये घोटाला पार्टी ने ही ईवीएम इंट्रोड्यूस किया था, और अभी 42 साल हो गए, तब तक इनको कोई आपत्ति नहीं आई जब ये इलेक्शन जीत रहे थे केंद्र सरकार में और स्टेट में। अभी 10 साल से इलेक्शन आ रहे हैं ना, तो घोटाला पार्टी को सब घोटाला ही दिखता है सब जगह पे। वही प्रॉब्लम है इनका। अरे काम करना शुरू कीजिए और कंप्लेन करना कम कीजिए, तो लोग वोट देंगे आपको। यही कितने बार रोएंगे? इलेक्शन के पहले भी यही रो रहे थे, इलेक्शन के बीच में भी यही रो रहे, और इलेक्शन के बाद भी यही रो रहे। आप काम कभी करेंगे, रोना कभी बंद करेंगे? वो तो पहले देश की जनता को बताइए, तो फिर ठीक होगा आपका कांग्रेस पार्टी का। और 10 साल कुछ होने वाला नहीं है, लिखिए। ये विधानसभा का चुनाव भी अब थोड़ा वाइकर पर भी जवाब दे दीजिए, आपने कांग्रेस पे सवाल उठा लिए। कृष्णा हेगड़े जी एक लाइन का जवाब तो उस पर देना बनता है ना। इससे पहले भी मैंने सवाल पूछा था तो आपने कुछ नहीं कहा उस पर। 10 सेकंड देखिए, वाइकर जी के जो रिश्तेदार है उनका फोन नहीं था, उन्होंने कहा कि ड्राइवर को फोन करना है तो दूसरे के
फोन लेके उन्होंने फोन किया, फोन गई है फोरेंसिक लैब में, उसकी जांच होगी। अगर कुछ पुलिस किया है इसीलिए तो चेक बिल्कुल कर जांच रही है। होगी ना। पुलिस इसलिए जा पुलिस रही चेक है। करेगी ना, आपने कंप्लेंट किया तो पुलिस चेक करेगी ना। आप जैसे नहीं है कि आपने कंप्लेंट किया और पुलिस दर्ज नहीं करती है केस। अरे हमारा सरकार, हमारा खुद का सरकार है वहां पर, पूरा हम फिर भी पूरा जो है केस, पूरा घोटाला केस देख सरकार रहे ही हैं। घोटाले पे चल रहा है आपका। अरे घोटाला अभी आप नैतिकता की बात तो ना करें, पूरा सरकार घोटाले पे चल रहा है पार्टी है आपका। ना, पूरी उसको पूरी महावसूली बाबा अदानी- साहब के महावसूली पार्टी का अदानी घोटाला के- करके मुख्यमंत्री की अरे आप लालच बॉम्ब में आप रखते लोगों थे, ने क्या क्या अच्छा, नहीं ठीक है, किया। चलिए। जनता आज समझ हम लोग गई। EVM पर बात महागाड़ी कर रहे हैं, बहस का महागाड़ी ने मुद्दा लोकसभा बदलिए में मत। दिया है। EVM पर बात हो रही है तो उसी पे रहते हैं अजय जी भी और कृष्णा जी। ठीक है, घनश्याम तिवारी जी आइए। फेसबुक लाइव की सरकार घोटाला देखिए शिरीन जी, पहले तो अगर आप लोकतंत्र के अगर आप में कितना इनका लोकतंत्र के अगर आप बहस में नकली शिवसेना के प्रवक्ता को लेकर के आएंगी तो ईवीएम और ईवीएम पे बहस होगी तो नकली शिवसेना की पोल भी खोली जाएगी, क्योंकि आज ही नकली शिवसेना है क्योंकि चुनाव आयोग ने इसके ऊपर अपना आशीर्वाद दे रखा है। वरना जिस आधार पर नकली शिवसेना बनी थी, जनता के जनमत के जनादेश के आधार पर, वो जनादेश तो ये खो चुके हैं। खैर ईवीएम पे आते हैं। मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि देश में, भारत में, दुनिया में सबसे ज्यादा इंजीनियर्स भारत में हैं। आज अगर हमारे देश में किसी भी मशीन पर कोई सवाल उठता है तो पारदर्शी ढंग से दोनों पार्टियों के सहयोग से, तमाम पार्टियों के सहयोग से उस सवाल का जवाब दिया जा सकता है। और ये सिर्फ आज की बात नहीं है, हर वर्ष इस तरह का एक प्रयास होना चाहिए कि ईवीएम की पारदर्शिता बनी रहे। दुनिया भर में अगर सवाल उठते हैं कि ईवीएम को पारदर्शी होना चाहिए, ईवीएम नहीं होना चाहिए, तो सिवाय भारतीय जनता पार्टी है कोई भी इस पारदर्शिता के खिलाफ नहीं है। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी पारदर्शिता के खिलाफ है क्योंकि ये एक बेईमान पार्टी है। ये मीडिया की मदद से, चंदालो धंधालो के मदद से, चुनाव आयोग की मदद से, पुलिस के तंत्र की मदद से चुनाव जीतना चाहती है। और ये जनता इसे चाहती है कि ये पार्टी को, जनता इसके खिलाफ खड़ी है, देश के युवा इसके खिलाफ खड़े, बेटियां इसके खिलाफ खड़ी हैं। इसलिए ये बेईमान पार्टी कोशिश करे कि इस तरह की बहस ही ना हो। इस पूरी बहस में सिर्फ एक ही पार्टी है और ये नकली शिवसेना। ये दो लोग चाहते हैं कि ईवीएम के विषय पे बहस ना हो। हमारे देश में जो चीज चुनाव के लिए सबसे महत्वपूर्ण है वो है इलेक्टोरल वोटिंग मशीन। उस पर हर साल बहस होनी चाहिए, उसकी पारदर्शिता पर हर साल सवाल होने चाहिए और उसका जवाब भी होना चाहिए। और जिस तरीके के दोनों पत्रकार साथियों ने कहा है कि ओवरऑल इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात होनी चाहिए। एक ये जो भारतीय जनता पार्टी है, चंदा लो धंधा लो मॉडल में 10 साल में उन्होंने 13,000 करोड़ का चंदा कमाया। क्या इस पे सवाल नहीं है? क्या कभी पार्टी ने कहा कि नहीं हम पारदर्शी ढंग से बताएंगे कि हमने 13,000 करोड़ का चंदा कैसे कमाया? ठीक है, शाजी जी इस पर जवाब दीजिए। जवाब दूं? इस पर जवाब शाजी जी से मैं जवाब लेता हूं। घनश्याम तिवारी कह रहे हैं कि इलेक्टोरल बहुत सारे ज्यादा विधायक हमारे, ज्यादा सांसद हमारे, कांग्रेस के वोटर ज्यादा हमारे। कृष्णा हेगड़े जी बात अपनी पूरी कर लीजिए, फिर आती हूं मैं कृष्णा हेगड़े जी इस पर, क्योंकि उन्होंने सवाल उठा दिया था ना उनकी पार्टी पर, तो कृष्णा हेगड़े जी इस पर जवाब दे रहे हैं। देखिए, ज्यादा सांसद का स्ट्राइक रेट हमारा, ज्यादा विधायक हमारा, ज्यादा स्टेट में प्रेसिडेंट हमारे, वोटर परसेंटेज हमारे, सभी कार्यकर्ता हमारे। नकली कौन हुआ, असली नहीं। अरे समाजवादी पार्टी आपकी तो टायर पंचर हो गई शायद, नकली तो आप हैं, ये आपको इतना भी महाराष्ट्र समझ में नहीं आ रहा है। अरे सब जानती है, इसके लिए ज्यादा वोट नकली हमको तो आप मिला हैं, है, महाराष्ट्र की ज्यादा जनता वोट जानती हमको है। मिला है, परसेंटेज ऑफ वोट भी हमको ज्यादा मिला है। अरे परसेंटेज आप टायर पंचर की बात कर रहे हैं लेकिन नतीजे तो कुछ और बता रहे हैं। ठीक है, चलिए अब मैं शाजी जी के पास आऊं और फिर से ईवीएम की बात कर लेते हैं। ईवीएम की बात हम कर रहे हैं और देखिए शाजी जी एक बार फिर से घनश्याम तिवारी भी वही बात कर रहे हैं कि इलेक्टोरल रिफॉर्म की बात होनी चाहिए, बाकी पार्टियां तैयार हैं, दिक्कत अगर किसी को है तो वो है बीजेपी। पंचर टायर। चंद्रबाबू नायडू का सिंबल भी देखिए, साइकिल है, दो उसकी तीन साइकिल बातें यहाँ पे पे सरकार उठाई बैठी गई। हुई है। सबसे जिस पहले दिन उन्होंने कांग्रेस साइकिल की हिलाई, जो- पूरी सरकार गिर जाएगी। घनश्याम जी आप ही के सवाल का जवाब दे रही हैं शाजिया, तो सुन लीजिए एक मिनट। घनश्याम जी अगर वाकई में गंभीर थे अपने सवाल को लेकर तो जवाब भी सुन लीजिए। बोलिए। या तो कह दीजिए कि सब गंभीर नहीं बोलिए थे, शाजिया, सिर्फ बोलिए। हवाई बातें कर रहे थे। गंभीर थे ना तो सुन लीजिए। तो मैं सबसे पहले तो जो कांग्रेस के प्रवक्ता ने बातें की कि जापान में हुआ, जर्मनी में हुआ, राहुल गांधी कहाँ से लड़े? इंडिया में। इंडिया में कहाँ से लड़े? वायनाड में, केरला से, रायबरेली से। कांग्रेस पार्टी की सीटें कहाँ आई? इंडिया में आई, ना जापान में आई, ना जर्मनी में आई, ना किसी और देश में आई। तो दुनिया भर आप घुमाते रहते हैं, घूमते रहते हैं और अब मांगते रहते हैं मदद सबसे, तो ना मांगिए। देश हमारा पूरी तरह से सक्षम है। दूसरी बात, आपने बहुत बार कही इस बात को कि क्यों नहीं इसमें संज्ञान लिया जाता, जेपीसी क्यों नहीं होती।
तो और आपने ईडीआर का भी जिक्र किया, उसमें आपको पता है जस्टिस दीपांकर जी ने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि बार बार आंख मूंद कर अविश्वास का माहौल पैदा करने से संदेह बढ़ता है, और इस तरह से कहकर उन्होंने पूरी तरह से खारिज किया कि लोकतंत्र का मतलब ही है कि आप सौहार्द और विश्वास बना के रखें। और आपने कहा मैं भाजपा के प्रवक्ता हूँ, आपने कहा आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, लेकिन हम सब लोग ना चुनाव आयोग के प्रवक्ता हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ज़रूर प्रवक्ता हैं। लोकतांत्रिक जो हमारी प्रणाली है और उसकी जो सच्चाई है, उसकी जो योग्यता है, उसके हम सब लोग जो हैं पूरी तरह से प्रवक्ता हैं। सुन लीजिए आप, भाजपा और कांग्रेस के होने के साथ साथ, तो इस जिम्मेदारी से ना भागिए। लोकतंत्र के नाम पर अगर आप देश की मर्यादा को आज पहुंचाएंगे, सुप्रीम कोर्ट की अवमानना करेंगे सिर्फ इसलिए क्योंकि आप सरकार नहीं बना पा रहे और तीसरी बार मोदी जी की सरकार बन गई है, तो ये आपकी पूरी जीत जो कई जगह पे हुई है वो बेमानी हो जाती है। और कम से कम यकीन तो कीजिए कि राहुल गांधी जीत सकते हैं। आपको क्या यकीन नहीं आ रहा है कि अखिलेश यादव जीत सकते हैं? इतना अविश्वास अपने नेताओं पे तो ना करें। हम जानते हैं कि आपको यकीन नहीं है, देश को यकीन नहीं उनके ऊपर है, लेकिन आप तो यकीन कर सकते हैं अपने नेताओं पर। और सुनिए, सौरभ भारद्वाज बाकायदा टिन का डब्बा लेकर आए दिल्ली विधानसभा में और कहा कि गड़बड़ सड़बड़ हो रही है। उसके बाद ऑल पार्टी मीटिंग को बुलाया गया इलेक्शन कमीशन की तरफ से। जो बात आप अब कर रहे हैं, अगर थोड़ा पढ़ा लिखा होता आपने इसके बैकग्राउंड के बारे में तो आप ये बात नहीं कहते। और उसके बाद वहाँ पे कोई वहाँ पे पहुँचा नहीं, सिर्फ 3 पार्टियाँ वहाँ पे पहुँची थी। और उसके बाद जब पंजाब में भारी जीत हुई तो पूरा जो टिन का डब्बा जो लेकर आए थे वो दिखाने के लिए कि कैसे मैनिपुलेशन होता है, उन्होंने अलग हटा दिया, उसका जिक्र नहीं किया। लेकिन अगर विपक्ष बार बार पारदर्शिता पर एकजुट होकर सवाल उठा रहा है, बाकी सारी पार्टियां, तो क्या उस पर विचार नहीं होना चाहिए? क्या वो इम्पोर्टेंट नहीं हो जाता इस लोकतंत्र के लिए? बिल्कुल नहीं, मैं तो और आगे नहीं, आप सही कह रही हैं शिरीन जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मुझे लगता है कि अगर इतना ज़्यादा विचलित है विपक्ष पारदर्शिता को लेकर और उसको यकीन ही नहीं आ रहा है, तो शुरुआत कर देना अपने इस्तीफा देकर कि जब तक हम जो है पेपर बैलेट नहीं लाएंगे, हम लोकतांत्रिक प्रणाली का हिस्सा ही नहीं होंगे, क्योंकि हमें यकीन ही नहीं है कि करें। मैं तो खुद ही कह रही हूँ, इस बात को आगे ले जाएं। अजय उपाध्याय डिजाइन कर रहे हैं अखिलेश यादव, कह रही है कि आपका ये सवाल आपकी जीत को ही बेमानी कर देता है, आपकी जीत पर ही फिर प्रश्न खड़ा कर देता है। साजिया जी ने कहा लगातार कि सुप्रीम कोर्ट की बात, हम लोग सुप्रीम कोर्ट को पूरा मानते हैं। सुप्रीम कोर्ट को कौन कितना मानता है, भाजपा के लोग और सरकार में बैठे लोग। इलेक्ट्रोल बॉन्ड का पूरा नाटक जब चला तो सबने देख लिया। आज भी जो परिस्थितियां हैं पूरा देश देख रहा है कि जब उनके फेवर में आता है फैसला तो सुप्रीम कोर्ट अच्छा हो जाता है, अदरवाइज हमेशा सुप्रीम। फिर बीच में फिर शुरू हो गई, फिर शुरू हो गई। ये क्या आदत है? ये कौन सा आदत है? अरे कौन सा आदत है आपकी? ये गजब आदत है। ये गजब आदत है। झूठ बीच में आप डाइवर्ट हो जाती हैं। अरे भाई, मुद्दों पर बात हो रही है ना, आप बीच में शुरू हो जाती हैं। ये कौन सा संस्कार दिया है आपने? पहले तो आपके संस्कार नहीं थे, आम आदमी पार्टी में थी तो आप ठीक थे। भाजपा का संस्कार नहीं हो आपको, भाजपा यही संस्कार दे दिया कि बीच में संवाद नहीं होना चाहिए, बातचीत नहीं होनी चाहिए। कौन संस्कार दे दिया? ये साजिया जी को कौन सा संस्कार भाजपा में मिल गया है? मैंने भाजपा में जो संस्कार है वही मिला है। मोदी जी ने यही संस्कार दिया है, या भाजपा के लोग आरएसएस का यही संस्कार दिया है। आप लगातार बोलेंगे तो ये चर्चा में हो ही नहीं पाएगी ना, कोई नहीं सुन पाएगा। तो चुनाव खत्म हो गया, लेकिन ईवीएम पर तनाव शुरू हो गया। विजय जी, क्या अभी इम्तिहान बाकी है क्या ईवीएम का? क्योंकि जिस तरह से एक बार फिर सवाल इस पर खड़े हो रहे हैं और यहां तक की मांग की जा रही है कि भाई इस पर एक विचार होना चाहिए, क्योंकि विपक्ष सीधे सीधे इसकी पारदर्शिता पर सवाल उठा रहा है। जी श्रीन, राजनीति में, खासतौर से हिंदुस्तान की राजनीति में आपको भूमिका के सापेक्ष देखना चाहिए। भूमिका किसकी क्या है उससे सब लोग अपनी बात रखते हैं। ईवीएम कब शुरू हुई ये सबको पता है। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के 2 बड़े नेता, खासतौर से लालकृष्ण आडवाणी जी ने इस पर आपत्ति जाहिर की, और जीवीएल नरसिम्हा राव जो है नरसिम्हा, उन्होंने तो पूरी किताब उस पर लिख दी। मुझे याद नहीं कि उसको भारतीय जनता पार्टी ने खारिज किया है कि नहीं किया, लेकिन जब उन दोनों ने मांग की तो क्या कांग्रेस ने उस समय ईवीएम को लेकर कोई फैसला किया था? ईवीएम सरकार, मतलब कांग्रेस की सरकार उस वक्त थी, ईवीएम पर फैसला तब भी कर सकते थे, उनके पास था। अब भूमिका बदल गई है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अभी कांग्रेस विपक्ष में है, तो वो वही सवाल खड़े कर रहे हैं। इसलिए मैंने कहा कि लोकतंत्र में 2 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है, संवाद और पारदर्शिता।
शाजिया जी किसकी बात करें मुझे नहीं पता। पार्लियामेंट में बहस होना कोई बहुत ही आपत्तिजनक बात नहीं की गई है। पार्लियामेंट होती इसलिए, पार्लियामेंट बनाई लैटिन वर्ड से पार्ले, पार्ले का मतलब ही होता है संवाद। पार्ले का मतलब ही संवाद होता है, मतलब जिस शब्द से, लैटिन शब्द से पार्लियामेंट बनी है उसका मतलब संवाद है। तो यदि इस पर संवाद हो और बातचीत हो जाए और बहस हो जाए और सब लोग उस पर साफ हो जाए तो इसमें कौन सी आपत्ति वाली बात है। मुझे इसलिए मैंने कहा कि नई जब संसद आई है, नई लोकसभा बनी है, तो सब लोग बैठकर इस पर चर्चा कर ले और ठीक होगा। सब अपने अपने तर्क रखेंगे, उसमें एक्सपर्ट भी आ जाए। जेपीसी भी कोई ऐसा बड़ा अपराध नहीं है। जेपीसी का मतलब है कि उसमें और सारी पार्टी के लोग रहने के साथ साथ जो एक्सपर्ट्स हैं वो अपना राय रखेंगे कि किस तरह से होना चाहिए, परहेज नहीं होना चाहिए। ठीक है, घनश्याम जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप, फिर शाजिद जी से इसका जवाब लेते हैं। जी बहुत अच्छा विजय त्रिवेदी जी ने बोला, लेकिन उसमें सिर्फ एक परिप्रेक्ष्य जोड़ना चाहता हूं कि लगातार टेक्नोलॉजी जिस तरीके से इवॉल्व हो रही है उस तरीके से हैकिंग की क्षमता भी बढ़ रही है। और अगर कोई जड़ बुद्धि होके बोले कि हमारी मशीन हैक ही नहीं हो सकती और हम किसी को टेस्ट ही नहीं करने देंगे, हम इसमें संवाद ही नहीं करने देंगे, और संवाद आपने सवाल पूछा तो इसका मतलब आपको रिजाइन करना पड़ेगा, ये सब जड़ बुद्धि वाली बातें हैं। सच ये है कि टेक्नोलॉजी जिस तरीके से अपग्रेड हो रही है, एलॉन मस्क कोई ऐसे व्यक्ति नहीं है, वो टेक्नोलॉजी की जगत के बहुत माहिर व्यक्ति हैं जिन्हें दुनिया भर की टेक्नोलॉजीज एआई से लेकर के सेमीकंडक्टर्स तक सभी का आइडिया है। तो इस बात को केवल एक पार्टी की दृष्टि से नहीं बल्कि देश की दृष्टि से देखना चाहिए कि देश के लोकतंत्र की मर्यादा के लिए जरूरी है कि हम हर तरीके से मशीन को समय समय पर टेस्ट करें और नए हैकिंग कैपेबिलिटीज के आधार पर टेस्ट करें। ठीक है विनोद जी, पहले आपसे इस पर एक रिएक्शन ले लेती हूँ, क्योंकि यहीं पर आकर बात अटक जाती है कि है तो मशीन ही और इसकी जांच अगर मांगी जा रही है, इसकी मांग की जा रही है, तो फिर उससे परहेज क्यों होना चाहिए? नहीं देखिए, हमने विजय जी ने दोनों लोगों ने इस बात को रेखांकित किया कि इस चुनाव के नतीजों से एक बात जाहिर हो गई है कि हैकिंग की जो आशंका हम लोग या विपक्ष या जनता के भीतर है, वो काफ़ी हद तक उसकी वो आशंका साबित नहीं हुई। क्योंकि अगर हैकिंग संभव होती तो निश्चित रूप से बनारस के परिणाम में लीड मोदी जी की 5 लाख की होती और राहुल गांधी की लीड बहुत कम होती, या स्मृति ईरानी चुनाव जीत जाती। सारी बात हम लोग कर चुके हैं। इसका मतलब हैकिंग को लेकर के बहुत न्यूनतम संभावना है। इसके बावजूद जब अगर सवाल उठता है तो किसी भी चीज़ पे, खाली ईवीएम नहीं, किसी भी कहीं भी एक बेहतर लोकतांत्रिक प्रणाली में यही एक सबसे खूबसूरती होती है कि जो सरकार होती है, चाहे वो कांग्रेस की हो, चाहे बीजेपी की हो, एनडीए की हो, यूपीए की हो, उसकी जिम्मेदारी बनती है और चुनाव आयोग की सबसे पहले जिम्मेदारी बनती है कि वो उन सारे सवालों को क्लैरिफाई करके और उन आशंकाओं को निर्मूल करे। इसमें क्या दिक्कत है? और जो अभी विजय भाई ने कहा, मैं कहता हूँ जेपीसी बहुत बड़ी बात है। जेपीसी शायद उसके कोई सरकार आसानी से तैयार नहीं होती। एक पार्लियामेंट के एक ऐसी कमेटी बन जाए उच्च स्तरीय जिसमें कुछ सांसद हो, कुछ एक्सपर्ट्स हो, जरूरी नहीं कोई जेपीसी हो, वो मॉनिटर, चाहे सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर करे, चाहे पार्लियामेंट मॉनिटर करे, चाहे सरकार मॉनिटर करे, और उसके बाद एक बार दूध पानी का पानी हो जाए। इसमें क्या दिक्कत है? लेकिन बार बार इसको ये मानना कि कोई सवाल उठाता है तो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जाता है, वो चुनाव देश की संस्थाओं के खिलाफ जाता है, ये तो मतलब फिर सवाल ही उठाना लोग बंद कर देंगे लोकतंत्र में। फिर तो कल को मान लीजिए सरकार, अगर किसी दूसरी सरकार आएगी तो जो सवाल वो लोग उठाएंगे उन पर भी यही चीज लागू हो जाएगी। ये चीज बेहतर नहीं है। सवाल उठने दीजिए, सवालों पर बाकायदा चर्चा हो और चर्चाओं को निर्मूल किया जाए। शाजिया जी, संवाद से अगर इन आरोपों से, इन आशंकाओं से बचा जा सकता है तो फिर क्यों नहीं? जी नहीं, संवाद की तो बात ही नहीं हो रही है। वो बात को जानबूझ के यहाँ लाया जा रहा है। हम सब जानते हैं बात किसकी हो रही है, बात उसी की हो रही है, सब वही कह रहे हैं। और उसी पर जवाब एलॉन मस्क ने कहा है। अरे मैं बिल्कुल, एलॉन मस्क जी एलॉन मस्क ने यही कहा है कि क्या वो हैक हो सकते हैं, और उस पर राहुल गांधी जी ने कहा है कि वो ब्लैक बॉक्स है, कोई इसकी जांच नहीं कराता। मैंने आपको बताया कि ऑल पार्टी मीटिंग हुई, मैंने आपको ये भी बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर क्या कहा, मैंने आपको ये भी बताया कि कांग्रेस पार्टी की जगह जीती और मुलायम सिंह। इनको बीमारी क्या हो गई है राहुल गांधी जी की? अच्छा, राहुल गांधी की कोई बीमारी हो गई है क्या? साजिया जी राहुल गांधी जी की कोई बीमारी? मुझे खत्म तो करने दीजिए बात। कोई राहुल गांधी की बीमारी हो? हर बात में राहुल गांधी। अरे संवाद होनी चाहिए। जब बात हो रही है, वरिष्ठ पत्रकारों ने जब बात रखी उस संवाद पर तो आप बात आ नहीं रही है। आपको राहुल गांधी जी से प्रॉब्लम है, अलग से चर्चा कर लेंगे हम राहुल गांधी की, लेकिन आप लगातार शुरू हो जाती है। आपको ये बीमारी कौन सी है? आपकी इलाज करवानी पड़ेगी। आप भाजपाइयों आप एक दूसरे की बात